लास्ट हीरोइक डेज, द लास्ट हीरोइक डेज मतलब द लास्ट टाइम ऑफ महात्मा गांधी बिफोर हिज डेथ। वो उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ थे, जब भारत आज़ाद हुआ तब वो क्या कर रहे थे, आज़ादी का जो उत्सव मनाया जा रहा था उसमें गांधी क्यों सम्मिलित नहीं हुए। सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन क्या गांधी थे उस 15 अगस्त 1947 के उत्सव में? गांधी वहाँ नहीं थे। गांधी दिल्ली से बहुत दूर बंगाल में जो है नोआखाली में और कलकत्ता में और उसके ऊर पास के इलाकों में घूम रहे थे। जो दंगे हो रहे थे वहाँ लोगों को सांत्वना दे रहे थे, लोगों से शांति की अपील कर रहे थे ना। तो यही गांधी को थोड़ा सा स्पेशल बना देता है। और कोई होता ना तो पूरा क्रेडिट लेता, अरे मैंने देश आज़ाद कराया है ना, मैं देश का फादर हूँ, मैं फाउंडर हूँ इस कंट्री का। लेकिन वो इस क्रेडिट की लड़ाई में नहीं थे। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो गांधी को महात्मा बनाते, जो गांधी को महात्मा बनाते हैं। गांधी तो बहुत है इस देश में, है ना। और वो क्या बनाते हैं उनको ये भी पता है आप लोगों को, मैं क्या बताऊं कि क्या बनाते हैं उनको। लेकिन गांधी के कैरेक्टर गांधी को महात्मा बनाते हैं। इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी लोग उनका कम नाम जानते हैं और महात्मा गांधी के नाम से लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। जब ये हो रहा था, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, जब 15 अगस्त 1947 का उत्सव देश भर में मनाया जा रहा था, देश आज़ादी का उत्सव मना रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली से बहुत दूर कोलकाता में थे। क्या कर रहे थे कोलकाता में? कोलकाता में वो जो दंगे हो रहे थे उन दंगा पीड़ितों से मिल रहे थे, उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, उनसे शांति की अपील कर रहे थे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कैरेक्टर यही महात्मा गांधी को महात्मा बनाता है, स्पेशल बनाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आज़ादी का आंदोलन चलाने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ उनके मन में नहीं थी। सब क्रेडिट की होड़ ले रहे थे, सब ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने देश आज़ाद कराया। लेकिन महात्मा गांधी को इस क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं था। ना तो उनको पीएम बनना था, ना उनको प्रेसिडेंट बनना था, ना उनको कोई पद चाहिए था। इवन उन्होंने तो ये भी कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म कर दो, फिर नई पार्टियां बनाओ, फिर डेमोक्रेसी लेके आओ, जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी। लेकिन ये प्रस्ताव उनका माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि आज़ादी का क्रेडिट भी तो लेना है। तो कुछ लोग जो राजनीति में उस समय आए और छाए, उन्होंने सिर्फ आज़ादी का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा। वो कोलकाता में थे, 24 घंटे का उन्होंने व्रत रखा, कोई झंडा नहीं फहराया, कोई उत्सव में वो नहीं गए, कोई उत्सव ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ दंगा पीड़ितों से मिल रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? क्योंकि ये शांति या जो आज़ादी मिली थी ना, ये इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। देश के बंटवारे के बाद आज़ादी मिली थी, जो गांधी जी को पसंद नहीं था। हिंदू और मुस्लिम आपस में बंट गए थे, आपस में लड़ रहे थे, देश भर में दंगे हो रहे थे, ये उनको पसंद नहीं था। इसलिए 24 घंटे तक उन्होंने व्रत रखा, उन्होंने कोई झंडा नहीं फहराया, उन्होंने किसी भी आज़ादी के उत्सव में हिस्सा नहीं लिया। क्योंकि आज़ादी हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के गला काटने पर मिली थी। Through September and October, writes his biographer D.G. Tendulkar, Gandhiji went round hospitals and refugee camps giving consolation to distressed people. पूरा सितंबर अक्टूबर गांधी जी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, दंगे में जो लोग घायल हो गए थे उनसे मिलते रहे, उनको सांत्वना देते रहे, रिफ्यूजी कैंप्स में जाते रहे। क्योंकि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से भाग कर के आए थे, वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। हिंदू जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया था, तो वो उनसे मिल कर के उनको सांत्वनाएं दे रहे थे, उनसे मिल रहे थे, कंसोलेशन देने की कोशिश कर रहे थे, डिस्ट्रेस्ड पीपल से मिल रहे थे। ही अपील्ड टू द सिक्स, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू फॉरगेट द पास्ट एंड नॉट टू ड्वेल ऑन देयर सफरिंग्स। वो हिंदुओं से, मुस्लिम से, सिख से पास्ट को भूल जाने की बात कर रहे थे कि जो हुआ वो भूल जाओ, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। क्या फ़ायदा है पुरानी बातों, पुराने जख्मों को अगर कुरेदते रहेंगे तो वो जख्म नासूर बन जाएगा, वो ठीक नहीं होगा।
इसलिए वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हुआ उसे भूल करके आगे बढ़ो, देश को आगे लेकर के जाना है। सबसे उनकी यही अपील थी। बट टू एक्सटेंड द राइट हैंड ऑफ फेलोशिप टू ईच अदर एंड टू डिटरमाइन टू लिव इन पीस, शांति से रहो, शांतिपूर्वक जीवन जियो, इस तरीके की अपील वो बार बार देश के लोगों से कर रहे थे। एट the initiative of Gandhi ji and Nehru, the Congress now passed a resolution on the rights of minorities. अब गांधी और नेहरू के प्रयासों के बाद भारत सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, राइट टू माइनॉरिटीज। हालांकि देश इसी बेस पर बटा था धर्म के नाम पर, फिर भी जो यहाँ बचे माइनॉरिटीज उनको स्पेशल कुछ राइट्स दिए गए। द पार्टी हैड नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी, कांग्रेस ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को दिल से स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया। लोग कहते हैं कि गांधी ने देश बंटवा दिया, वो नहीं चाहते थे देश बटे, लेकिन उस समय कोई और रास्ता नहीं था। शायद आज के नेता जो ये कह रहे हैं कि ऐसा किया वैसा किया, अगर वो तब होते तो उनको भी शायद वही निर्णय लेना होता, क्योंकि और कोई चारा नहीं बच रहा था और कोई रास्ता नहीं बच रहा था। इसलिए कांग्रेस ने न चाहते हुए भी उस थ्योरी को स्वीकार किया। फोर्स्ड अगेंस्ट इट्स विल टू एक्सेप्ट पार्टीशन, it still believed that India is a land of many religions and many races। और आज भी आप देख लो, हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि भारत बहुत से धर्मों का देश है, बहुत से कास्ट रिलीजन कम्युनिटीज़ का देश है और सब यहाँ साथ में रहते हैं। दुनिया के सारे धर्मों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में अगर आपको देखना हो कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस देश में है, तो वो आपको भारत में मिलेगी। अगर एक देश के अंदर आपको दुनिया के सारे धर्मों के लोगों से मिलना है तो वो देश भारत है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में जो भारत में उसके लोग नहीं हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसके लोग भारत में नहीं रहते हो। हम सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले देश हैं और सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से हम रहने का काम करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स, मैनी रेसेस एंड मस्ट रिमेन सो, और वो रहेगा भी ऐसा ही, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता इसकी डाइवर्सिटी को। वॉट एवर बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, इंडिया वुड बी अ डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजन्स एंजॉय फुल राइट्स एंड आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। पाकिस्तान का क्या होगा हम नहीं जानते, और पाकिस्तान जैसे देशों पे बात भी क्या करना, उस विषय को क्या पढ़ना जो 47 से पहले नहीं था, आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बताओ, सही बात है कि नहीं? 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, आज है, पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं होगा। तो पाकिस्तान में क्या होगा उसकी हम बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा जहां सभी नागरिक, सभी सिटीजन सारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन स्टेट की तरफ से मिलता है, इररिस्पेक्टिव द रिलीजन टू विच दे बिलोंग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, हम तो सबको इक्वल मानते हैं। द कांग्रेस विश टू एश्योर द माइनॉरिटीज इन इंडिया दैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट टू द बेस्ट ऑफ its liability their citizen rights against aggression। और कांग्रेस ने ये वादा किया था उस समय, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय मेन पार्टी थी, तो उसके हिसाब से सब मिलकर के रहेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, किसने क्या किया इसका रिपेंट हमको नहीं है, पछतावा हमको नहीं है, और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में आए। अब गांधी जी के अगर आप फाइनेस्ट आवर की बात करें, गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल कौन सा है, तो उन्होंने आज़ादी के पल को सबसे अच्छा पल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी के बाद बंगाल में शांति हो गई, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था कि अब आज़ादी मिल गई, देश में शांति भी है, सभी लोग शांति से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, ये उनका फाइनेस्ट आवर कहा जाता है, ये उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, क्योंकि अब बंगाल में भी शांति आ गई। गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली, और फिर गांधी जी बंगाल से कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए, बिरला भवन में आकर के ठहर गए। अंतिम वक्त उन्होंने वहीं पर गुजारा था अपनी ज़िंदगी का। फ्रॉम
वेयर ही होप टू मूव ऑन टू द रियॉट टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, और वहाँ से फिर उनका पंजाब जाने का प्लान था। वहाँ से उनका प्लान था पंजाब जाने का। भाई ईस्ट में और वेस्ट में दो ही तरफ दंगे हो रहे थे ना, दो ही बटे थे, बंगाल बटा था ईस्ट में और वेस्ट में पंजाब बटा था। तो बंगाल में जब शांति हो गई तो दिल्ली आए, दिल्ली से अब उन्होंने सोचा कि अब हम पंजाब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत दंगे हुए थे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग दंगे में मारे गए थे। तो अब वो पंजाब की तरफ मूव कर रहे थे। वाइल इन द कैपिटल हिज मीटिंग वर डिसरप्टेड by refugees who objected to readings from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the suffering of those Hindus and Sikhs still living in Pakistan। ये भी बहुत सही बात है। अब दिल्ली में उन्हें बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, डेली उनके पास आते थे, और वो लोग कौन थे? रिफ्यूजीज थे। कौन से रिफ्यूजीज? जो पाकिस्तान से आए हुए थे, है ना। तो वो रिफ्यूजी उनसे कह रहे थे कि हमारे परिवार वालों को मार दिया, कत्लेआम हो गया, पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का नरसंहार हो रहा है, लेकिन बापू आप इस पर बोलते क्यों नहीं हैं? ये नाराज़गी थी देश के लोगों की, और जायज़ भी थी, मैं इसको बिल्कुल जायज़ मानता हूँ कि आपने माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन हिंदू और सिखों के साथ जो पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे? भाई आप तो दोनों देशों के सबसे बड़ा नेता है ना। पाकिस्तान को भी आपकी वजह से आज़ादी मिली है और हिंदुस्तान को भी आपकी वजह से आज़ादी मिली है, तो आप क्यों नहीं बोलते? तो रिफ्यूजीज़ लोग बार बार आ रहे थे गांधी जी से, इस बात की उनकी नाराज़गी थी। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप कुरान की बातें करते हैं, कुरान के स्लोगन देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानियों से ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू और सिखों का नरसंहार क्यों नहीं रुक रहा पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है ये नरसंहार, क्यों नहीं बोलते आप इस पर? इनफैक्ट एज जी.डी. तेंदुलकर राइट्स, और ये जी.डी. तेंदुलकर जिन्होंने गांधी की बायोग्राफी लिखी है वो खुद लिखते हैं कि बहुत सारे लोग आते थे रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से भाग करके जान बचा करके जैसे तैसे जिंदा यहाँ तक पहुँचे थे दिल्ली तक, तो वो गांधी जी के पास डेली आते थे और कहते थे कि आप क्यों नहीं बोलते? आप कुरान की बातें करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है वहाँ सिखों का कत्लेआम, क्यों हो रहा है वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम? इसको रोकने के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? गांधी जी वाज इक्वली कंसर्न विद द सफरिंग्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। गांधी जी पाकिस्तान की भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की चिंता कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर माइनॉरिटी कौन थे? हिंदू और सिख। यहाँ पर माइनॉरिटी कौन थे? मुस्लिम्स। ही वुड हैव लाइक टू बी एबल टू गो टू देयर शिकर, बट विथ व्हाट फैक्ट कुड ही नाउ फेस कुड ही नाउ गो देयर। और वो वहाँ भी जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, वो उन लोगों से भी मिलना चाहते थे जिनके परिवार का कत्लेआम पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन किस मुंह से जाते, किस चेहरे से जाते? बंटवारा तो करने के लिए राजी हुए ना, बिना प्लानिंग के बंटवारा तो करा ही दिया ना। सबसे बड़ी गलती अगर उस समय पर भारत सरकार से कुछ हुई तो वो ये थी कि बंटवारा जब होना ही था तो प्लानिंग करके कराते ना। जो वहाँ नहीं रहना चाहते थे उनको भारत में बसाते, जो यहाँ से वहाँ जाना चाहते उनको वहाँ बसा देते। अचानक से कर दिया तो डर था गांधी जी को कि अब जो कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है तो उनसे मिलने में किस मुंह से जाऊँ? जाना तो चाहते थे वो। When he could not guarantee full redress to the Muslims in Delhi, और कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो मैं वहाँ जाके पाकिस्तान के मुसलमानों से कैसे कहूँ कि हिंदुओं का कत्लेआम मत करो? ये उनके मन में था। There was an attempt on Gandhi's life on 20 January 1948, but he carried on undaunted. On 26 January, he spoke at his prayer meeting of how the day had been celebrated in the past as Independence Day। 20 जनवरी को उन पर जो है एक अटैक किया गया, लेकिन वो बच गए। 26 जनवरी को सुबह सुबह उन्होंने प्रेयर की और याद किया कि पहले हम कैसे जो है आज़ादी 26 जनवरी को मनाया करते थे। 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक पढ़ा था हम लोगों ने।
लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1929 में। वहाँ पर तय किया गया था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और बहुत वर्षों तक मनाया। तो उन्होंने याद किया कि तब हम आंदोलन करते थे और किस तरीके से जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। नाउ फ्रीडम हैड कम बट इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली डिजिटलाइजिंग। हाउएवर ही टेस्टेड दैट द वर्स्ट इज ओवर। उन्होंने कहा आज़ादी आ गई, लेकिन कुछ महीने बहुत ख़राब रहे स्टार्टिंग के, लेकिन अब सब कुछ ओवर हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, दंगे ओवर हो गए हैं और अब सब कुछ जो है वर्स्ट इज ओवर, यानी कि बुरा समय गुजर गया है। दैट इंडियंस वुड henceforth वर्क कलेक्टिवली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल क्लासेज एंड क्रीड्स। अब भारत के लोग सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों के विकास के लिए एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसी गांधी जी को उम्मीद थी। नेवर द डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी ओवर अ माइनर। और कभी भी यहाँ की मेजर कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी पर अन्याय अत्याचार नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है गांधी जी, हम गारंटी देते हैं इस बात की कि इस देश की मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी पर अन्याय अत्याचार नहीं करेगी, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी पर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। आज थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो गांधी जी की सोच के हिसाब से हम तो फिट बैठ रहे हैं, लेकिन दूसरे फिट बैठ रहे हैं क्या, ये भी सोचने और समझने की बात है। इस पर जरूर विचार करने की बात है। However significant it may be in the numbers or influence, he also permitted himself the hope that though geographically and politically India is divided into two, at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another, and we one for the outside world। फिर गांधी जी ने कहा कि देश बट गए हैं लेकिन हमारे दिल नहीं बटे, हमारे मन में तो वो भी आज वही है, हमारे भाई जैसे हैं। बिल्कुल गांधी जी, हमें बहुत रेस्पेक्ट है पाकिस्तान का, हम तो आज भी उन्हें अपना भाई मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना भाई मानते हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने समझौता करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को अपना बनाने की कोशिश की है, वहाँ उन लोगों को भाई मानने की कोशिश की है, लेकिन उनकी तरफ से होता क्या है? हमने आसानी से पाकिस्तान की मांग स्वीकार की और हमें मिला क्या? तुरंत ही जम्मू कश्मीर पे अटैक मिल गया। नेहरू के समय में ही तुरंत सरकार बनते ही 47-48 में ही उन्होंने अटैक कर दिया। हमने फिर उनको भाई बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के समय पे फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो 65 में हमने युद्ध लड़ा। हमने फिर आगे से भाईचारा, तीसरी प्रधानमंत्री आ गई इंदिरा गांधी, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश बाहर में सीधा सीधा हमें जूझना पड़ा, रिफ्यूजीज की समस्या से हम लड़े, तो फिर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। फिर हमारे बाद देश में पहली बार नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने आगरा शिखर वार्ता और दिल्ली से लाहौर इस्लामाबाद तक खूब बसें चलाई, खुद गए, बड़ा कोशिश की, लेकिन हमको बदले में 1999 में मिला कारगिल का युद्ध। और फिर मोदी जी एक दिन बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गए, बड़ा क्रिटिसाइज किया लोगों ने। आज के भारत की बात करो तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, मोदी जी जो है अफगानिस्तान से आ रहे थे और सीधे पाकिस्तान चले गए। हिम्मत देखो, एक भारत का प्रधानमंत्री बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी तामझाम के अचानक से पाकिस्तान पहुंच जाता है। और हमको बदले में मिला क्या? हमको बदले में मिला उड़ी। तो भैया हम तो वही कर रहे हैं जो गांधी जी की इच्छा थी, लेकिन दूसरे को हम नहीं मना सकते ना। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत पाकिस्तान भाई के तरीके से रहे, तो हमारा प्रयास तो आज तक जारी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? मैंने सारे इंसिडेंट बताए। देश बढ़ते ही 47-48 में दंगे हुए, कश्मीर पर अटैक हुआ, दूसरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, तो फिर 1965 में भारत पाकिस्तान हुआ, तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, तो 1971 का वार हुआ, और फिर नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिन्होंने लंबे समय तक सरकार चलाई। हालांकि जनता पार्टी की भी सरकार बीच में आई थी, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए थी। उन्होंने जब शांति वार्ता का प्रयास किया तो हमको कारगिल मिला।
और मोदी जी गए तो हमको उरी मिला, इसलिए अब हमारा विश्वास खत्म हो गया है कि पता नहीं क्या होगा, अब आगे फिर से प्रयास करेंगे तो फिर उसका कुछ परिणाम मिलेगा, है ना। तो ये तो वही हालत हो गई कि एक संत जी एक बिच्छी को बार बार जो है पानी से बाहर निकाल लेते, वो डूब रहा था, जैसे ही वो उसको हाथ में रखते वो उनको डंक मार देता, वो गिर जाता। कई लोगों ने बार बार कहा कि ये मूर्खता आप कर क्यों रहे हैं, लेकिन संत स्वभाव तो होता ही, संत उन्होंने कहा यार वो मर जाएगा, उसका तो स्वभाव है डंक मारना और हमारा स्वभाव है उसको बचाना, तो हम उसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, ये पुराना वाला भारत नहीं है ना। अब डंक मारने वाले को डंकी मारा जाएगा, अब ये हो नहीं सकता, बहुत दिन झेल लिया हमने। गांधी जी had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he argued that the two parts respect and verified one another. गांधी जी जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे आज़ादी के लिए, इंडिया को यूनाइट करने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किए, लेकिन देश तब भी बढ़ गया। उनने टू पार्ट्स उनके सामने हो गए और उन्हें स्वीकार करना पड़ा। अदर इंडियंस वर लेस फॉरगिविंग, लेकिन गांधी जी बहुत फॉरगिविंग थे, सबको क्षमा कर देते थे। अन्य भारतीय इतने फॉरगिविंग नहीं है ना। अब गांधी जैसी आइडियोलॉजी हर एक के अंदर नहीं हो सकती ना, तो अब भारत में भी परिवर्तन आया, वैसा भारत नहीं आज। At his daily prayer meeting on the evening of 30th January, Gandhi ji was shot dead by a young man. The assassin who surrendered afterwards was a Brahman from Pune named Nathuram Godse. और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जो है ना अपनी डेली प्रेयर्स के लिए जा रहे थे, वहीं बिरला हाउस से मंदिर की तरफ जा रहे थे। उसी समय महाराष्ट्र का एक नौजवान ब्राह्मण जिसका नाम नाथूराम गौडसे था, वो आया, उसने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और तुरंत उसने सरेंडर भी कर दिया। Godse, the editor of an external Hindu newspaper who had denounced Gandhi ji as an appeaser of Muslims, और गॉडसे खुद एक न्यूज़पेपर चलाता था, संपादक था एक न्यूज़पेपर का, पढ़ा लिखा नौजवान था, पत्रकार था, लेकिन उसने कहा कि मैंने गांधी जी की इसलिए हत्या क्यों की क्योंकि ही इज़ द अपीजर ऑफ मुस्लिम्स। वो मुस्लिम्स को अपीज करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। हमेशा जो कुछ भी किया उन्होंने वो उनके लिए ज़्यादा किया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमारा बहुत कत्लेआम हुआ, लेकिन उसमें जो है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। गांधी जी's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India. गांधी जी की मौत से सबको दुख हुआ। भारत की सभी पार्टियों के, सभी समुदाय के नेताओं ने बहुत दुख व्यक्त किया, बहुत ट्रिब्यूट दिया गांधी जी को। पूरी दुनिया से भी लोगों के ट्रिब्यूट्स आए, एंड मूविंग appreciations coming from such international figures as George Orwell and Albert Einstein. जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। टाइम मैगजीन में उनके बारे में लिखा गया, विच हैड वंस मॉक्ड गांधी जी फिजिकल साइज एंड सीमिंगली नॉन रैशनल आइडियाज। वही टाइम मैगजीन जो गांधी जी की पहले क्या कर रही थी, बुराई, साल्ट सत्याग्रह के समय में कह रही थी अरे ये चल पाएंगे 24 दिन, 2 दिन के बाद गिर पड़ेंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे, इनकी हालत नहीं है। और बाद में फिर उसी ने गांधी जी की बहुत तारीफ की। जब उनकी हत्या हुई तो टाइम मैगजीन ने बहुत दुख व्यक्त किया। नाउ कंपेयर्ड हिज मार्टिरडम टू दैट ऑफ अब्राहम लिंकन, और उन्होंने गांधी की हत्या को अब्राहम लिंकन की हत्या से कंपेयर किया। अमेरिका में अब्राहम लिंकन की भी हत्या इसी तरीके से हुई थी जैसे भारत में गांधी की हत्या हुई थी। वहाँ भी ब्लैक एंड वाइट की जो लड़ाई चल रही थी उसकी वजह से अब्राहम लिंकन को कत्ल कर दिया गया था। वो भी गांधी जैसी आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। तो टाइम मैगजीन ने गांधी की हत्या को अब्राहम लिंकन की हत्या से कंपेयर किया। इट वॉज अ bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin color। अब्राहम लिंकन को भी मारा गया था इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि ह्यूमन तो ह्यूमन है,
चाहे वो किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, तो इससे फर्क नहीं किया जा सकता ना। एंड इट वॉज bigoted Hindu who had killed Gandhiji for believing that friendship was possible, indeed necessary between Indians of different faiths। और गांधी जी को मानने वाला भी ऐसा ही एक हिंदू था जो कह रहा था कि डिफरेंट फेथ्स में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दिस रेस्पेक्ट एज टाइम रोट, टाइम मैगजीन ने ये लिखा, द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड in a sense too deep, too simple for the world to understand। उसने लिखा कि दुनिया ने एक ऐसा आदमी देखा जिसका सेंस इतना डीप था, जो इतना सिंपल था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। एक धोती में रहते थे गांधी जी, कोई प्रॉपर्टी नहीं उनके पास, कोई दिखावा नहीं उनके पास, बहुत साधारण तरीके से जीते थे वो। और टाइम मैगजीन को भी उतना ही दुख था गांधी की मौत पर या गांधी की हत्या पर जितना दुख उन्हें लिंकन की हत्या पर हुआ था। गांधी जी और लिंकन को वो कंपेयर करते। नोइंग गांधी, इसमें पूरी दुनिया गांधी जी को किस तरीके से जानती है, किस नाम से जानती है, दुनिया में उनकी पहचान क्या है ना। तो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी। दुनिया का लिटरेचर भरा पड़ा है, दुनिया का हर अखबार, दुनिया की हर मैगजीन, दुनिया का हर लेखक गांधी के बारे में कुछ ना कुछ लिखता है। सबकी अपनी अपनी गांधी के लिए सोच है, लेकिन सबके अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन एक ही निकलता है, ही वॉज द मैन ऑफ हाई आइडियल्स हु वॉज हैविंग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बहुत साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण तरीके से रहते थे, लेकिन इनके आइडियल्स बहुत हाई थे। पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, एक तो पब्लिक वॉइस है, पूरा समूह, पूरी जनता, पूरा देश उनके लिए क्या कह रहा है, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, बहुत से प्राइवेट राइटर्स ने भी अपनी सोच प्रदर्शित की है, गांधी के लिए अलग अलग तरीके से लिखा है। One important source is the writing and speeches of महात्मा गांधी and his contemporaries। गांधी के बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो पहले तो गांधी की राइटिंग्स को पढ़ो आप। गांधी जी कई राइटिंग्स को, कई मैगजीन्स का पब्लिकेशन करते थे, हरिजन, हिंदू, है ना, और भी बहुत सारी मैगजीन से वो जुड़े हुए थे जिनके लिए वो काम करते थे, जिनमें उनके लेख आते रहते थे, है ना। तो हमें पता चलता है उनके बारे में बहुत कुछ। उनके कंटेम्प्रेरीज को पढ़ो, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ो, चाहे सरदार पटेल को पढ़ो, चाहे नेहरू को पढ़ो, कोई भी गांधी की बुराई करता आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है आप प्रधानमंत्री नहीं बनने दे किसी को तो आपसे बहुत नाराज हो जाएगा वो व्यक्ति। सरदार पटेल प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी गांधी को इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि गांधी का पूरा सपोर्ट और समर्थन था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, नहीं तो नहीं बन पाते। लेकिन कभी भी उनके जो भी कंटेम्प्रेरी थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, क्रांतिकारी थे, वो वायलेंट तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन अगर उनके बारे में उनसे गांधी के लिए बात करो तो बोले वो तो महात्मा है, वो इस देश के पिता हैं, उनके बारे में कोई गलत नहीं कह सकता। क्रांतिकारी चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, कभी किसी ने गांधी की बुराई नहीं की। सारे नेता एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी इस सबसे परे थी, सबसे ऊपर थी। गांधी जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे हिंदुस्तान में जो राजनीति से ऊपर थे, जिनके नाम पर राजनीति नेता आपस में नहीं करते थे, जिनके नाम पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। गांधी जी ने जो कह दिया वो उनके लिए वेद वाक्य होता था। गांधी की इच्छा सबकी इच्छा मानी जाती थी, किसी ने कभी विरोध नहीं किया। थोड़ा बहुत लेटर्स लिखे होंगे, पत्र लिखे होंगे इस बात के लिए कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आप इसके लिए दोषी हैं, आप अपराधी हैं, है ना, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं या आप इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का आप फेवर कर रहे हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, ना किसी पॉलिटिशियन ने कहा, ना किसी रिवॉल्यूशनरी ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा इस बात को लेकर के। गांधी जी के विचारों से सब सहमत थे।
We need to distinguish between those that were meant for the public and those that were not. Speeches, for instance, allow us to hear the public voice and individual. उस जमाने की आप स्पीचेस सुनो, इंडिविजुअल लोगों को सुनो, लीडर्स को सुनो, तो आपको पता चल जाएगा गांधी के लिए सबके मन में कितनी आस्था थी, कितना सम्मान था. While private letters give us glimpse of his or her private thoughts, पब्लिक स्पीच, जनता के बीच में तो कोई कभी गांधी के खिलाफ बोला ही नहीं. फिर कुछ पर्सनल लेटर्स हैं जो गांधी ने नेहरू को लिखे हैं, नेहरू ने गांधी को लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद ने गांधी को लिखे हैं, सरदार पटेल ने किसी को लिखे हैं. ये सारे लेटर्स भी आज मिल जाते हैं. आप पढ़ना चाहें तो मिलेंगे. आगे कुछ लेटर्स आपकी बुक में भी दिए होंगे, जिनको आप पढ़िए. तो पर्सनली एक दूसरे के प्रति भले ही कभी ग्रीवेंसेस निकाल लें, लेकिन पब्लिक प्लेस पर किसी भी लीडर ने, उनके कंटेम्प्रेरी लीडर ने कभी भी गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया. किसी भी कंटेम्प्रेरी लीडर ने अपने समय पर पब्लिकली गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया. आज तो हमारे नेता जो है अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और कहते हैं भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया, भारत में बहुत दंगे मचे पड़े हैं, भारत में तो सिखों को आज़ादी नहीं है, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, ऐसी बातें करते हैं. उस समय पर किसी ने ऐसा किया क्या? उस समय पर भी लोग गांधी के खिलाफ बोल सकते थे, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं बोला, सब रेस्पेक्ट करते थे. तो आज जो पॉलिटिक्स हो रही है बहुत छिछोरी टाइप की पॉलिटिक्स है, तब ऐसा नहीं था. आज की राजनीति में और तब की राजनीति में बहुत अंतर है. और गांधी जी इन सबसे परे थे, इन सबसे ऊपर थे. उनके लिए क्रिटिसिज्म किसी के मन में नहीं था. उनके लिए सबके मन में आस्था थी. भले उनकी वजह से किसी को कोई पद मिला या नहीं मिला, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग बात है. गांधी जी सबसे ऊपर थे. इन लेटर्स वी सी पीपल एक्सप्रेसिंग देयर एंगर एंड पेन. पर्सनल लेटर लिखते हैं तो लोगों के एंगर और पेन दिखाई देते हैं. राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि तुम नेहरू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, मुझे तो नहीं देते. सरदार पटेल कह रहे हैं आप तो बस नेहरू के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, नेहरू आपके लिए बहुत अच्छा है, यंग है, एनर्जेटिक है, और हमने जो किया, जिंदगी खपा दी इस देश की आज़ादी के लिए, वो आप कुछ कर नहीं. लेकिन दिस इज ओनली इन द पर्सनल लेटर्स. ये सब आपको किस में मिलेगा? पर्सनल लेटर्स में मिलेगा. पब्लिकली कोई क्रिटिसाइज नहीं करता गांधी को. पर्सनल लेटर्स में कौन क्या कह रहा है वो तो पर्सनल मैटर्स है ना. हम पूरी क्लास से बात करेंगे तो अलग ढंग से बात करेंगे, और कोई अकेला मेरे पास तुम में से अपनी समस्या लेके आएगा तो उससे अलग तरीके से बात करेंगे. तो सेम इज हियर ऑल्सो कि पर्सनल रिलेशंस अलग होते हैं और पब्लिक रिलेशंस अलग होते हैं. उस जमाने के किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि पब्लिकली गांधी को क्रिटिसाइज कर दे. ऐसा नहीं है विरोध नहीं था, मन में तो था कि यार ये मुसलमानों का फेवर बहुत करते हैं, किसी के मन में था कि ये नेहरू का फेवर बहुत करते हैं, किसी को लग रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो किसी को लग रहा था राष्ट्रपति तो मुझे बनना चाहिए था. लेकिन पब्लिकली किसी ने भी गांधी जी को क्रिटिसाइज नहीं किया. ये उस जमाने की एक अच्छी राजनीति का परिचायक है कि किस तरीके से सब उनका सम्मान करते थे. आज तो संसद में चले जाओ तो ऐसे लगता है पूरे हिंदुस्तान के पागल खाने खाली हो गए, यहीं आ गए, सब यहीं बैठे हैं. हल्ला मचाना, चिल्लाना, इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है भाई. कल संसद में नोटों की एक गड्डी मिली है ना. अडानी को कोसने वाले अब जवाब नहीं दे पा रहे कि वो गड्डी आई कहाँ से, किसकी है. पता है वो गड्डी किस